जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और आज हमारे इस भूगोल की लेक्चर श्रृंखला का 17वां लेक्चर है। आज से इस लेक्चर के माध्यम से हम विश्व के भूगोल को प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों, और विश्व के भूगोल का जो हमारा आज का पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले वो है विश्व के प्रमुख झील, झरने और जलप्रपात पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इसको बेहतर तरीके से सुन के नोट कर लेना ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। दोस्तों, इस लेक्चर में आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, पनामा नहर एक इंपॉर्टेंट नहर प्रणाली है। वैश्विक स्तर पर देखें तो इसका निर्माण 1914 में हुआ था। इसका निर्माण करवाया था अमेरिका ने, ठीक है, और निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1904 में, ठीक है, और ये निर्माण कार्य जो है वो 1914 में पूर्ण हुआ था। तो 1914 में ये पूर्ण हो गया था, इसलिए हमने उत्तर लगाया है निर्माण 1914 में हुआ। किसने किया? अमेरिका ने किया। ये एक इंपॉर्टेंट नहर है दोस्तों, जो अपने बोल सकते हैं जो लक्ष्य था, समय लक्ष्य बोल दीजिए, समय बोल दीजिए, वो था 1916 कि 1916 तक ये बनके तैयार होगी, अनुमान था। लेकिन 2 साल पहले ये बनकर तैयार हो गई 1914 में। दुनिया का सबसे बड़ा नहर सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा के बाद सबसे कठिन इंजीनियरिंग नहर व्यवस्था के अंतर्गत ये काम किया गया था। कब किया गया था? 1914 में। अगर हम पनामा नहर की व्यवस्था देखें दोस्तों, तो ये क्या करती है, प्रशांत महासागर जो है, पूर्वी प्रशांत महासागर, इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है ये नहर, और ये कैरेबियन सागर जो है वहां से होकर ये रास्ता जाता है। ठीक है, ये नहर 1914 में जो बनी, इन दो सागरों को, महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसमें दोस्तों 82 किलोमीटर की नहर बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 15,000, याद रखिएगा, 15,000 जहाज लगभग यहां से हर साल से ज्यादा गुजर जाते हैं। बहुत बड़ा व्यापार तंत्र जो यहां से सफल किया जाता है। अगर हम देखें, अमेरिका का पश्चिमी तट है और अमेरिका का पूर्वी तट है। अब अमेरिका के पश्चिमी तट से अगर अमेरिका के पूर्वी तट पर जाना होता था तो इस नहर के बनने के पहले 12,875 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था और लगभग 2 सप्ताह का समय लगाना पड़ता था। तो 12,875 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर पश्चिमी अमेरिका से पूर्वी अमेरिका के किनारे पर आते थे 2 सप्ताह का समय लगाकर। इस नहर के बनने के बाद ये 2 सप्ताह का जो समय है वो मात्र 10 घंटे में बदल गया है। मतलब अब 10 घंटे में अमेरिका के पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे पर इस पनामा नहर के माध्यम से आ जा सकते हैं। पनामा नहर का जो मार्ग है इसमें गाटून झील भी है, याद रख लीजिएगा। गाटून झील एक मीठे पानी की झील है जो पनामा नहर के रास्ते में आती है, और पनामा जो यहाँ पर शहर है दोस्तों, पनामा देश का नाम है, उसके ऊपर से ही होकर गुजरती है। पनामा स्थल संधि भी यहीं पर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कनेक्शन का काम करती है। जब हम पनामा को देखते हैं दोस्तों, तो इसका एक उत्तरी किनारा है और इसका एक दक्षिणी किनारा है। अगर हम इसके उत्तरी किनारे की बात करें और दक्षिणी किनारे की बात करें, तो उत्तरी किनारे पर जो पत्तन है, बंदरगाह है, उसका नाम है कोलोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पनामा नहर के उत्तरी किनारे पर कौन सा पत्तन या बंदरगाह है? कोलोन है। और दक्षिणी सिरे पर पनामा पत्तन है। तो पनामा एक बंदरगाह का नाम भी है जो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर है। उत्तरी सिरे पर कोलोन बंदरगाह, दक्षिणी सिरे पर पनामा पत्तन यहां पर आपको दिखाई पड़ता है। पनामा नहर के एक और इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखेंगे कि जब पनामा नहर के रास्ते से, इस 82 किलोमीटर लंबे रास्ते को कोई भी जहाज निकलता है, गुजरता है, ट्रेवल करता है यहां से, तो उस जहाज का जो संचालन है वो पनामा नहर के जो प्रबंधक हैं, वहां के जहाज चलाने वाले लोग संभालते हैं। जो जहाज का मूल कैप्टन होता है वो पनामा क्षेत्र के जहाज के कैप्टन को जहाज सौंप देता है। वहां से वे अपने काम में कहीं ना कहीं अनुभवी लोग होते हैं जो जहाज को आसानी से पनामा नहर के इलाकों से बाहर कर देते हैं। याद रखिएगा 10 घंटे का इसका लंबा रास्ता है दोस्तों, और ये याद रखिएगा कि इससे पश्चिमी अमेरिका से पूर्वी अमेरिका के जो तट हैं इन क्षेत्रों में आवागमन बहुत तेज हुआ है।
व्यापार की सुगमता बनी है। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सुएज नहर का निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ था और ये 10 वर्ष लगातार इस पे काम चला है और 1869 तक ये बनकर तैयार हो जाती है। जो सुएज नहर है दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, हम बोल सकते हैं 1956 में मिस्र ने किया है। मिस्र के अंतर्गत आती है सुएज नहर वर्तमान में, ये ध्यान रखेंगे, इसका कंट्रोल है। और सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर जो है इसको लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। अगर हम इसके निर्माण के पहले की बात करें तो पश्चिम के देशों का पूर्व के देशों के साथ अगर व्यापार होता था तो उनको अफ्रीका के दक्षिण से घूमकर एक लंबा रास्ता तय करके आना होता था। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट नहीं था। लेकिन जब सुएज नहर खुल गई तो जो यूरोप के पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो पश्चिमी यूरोप से निकलते हैं और जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और भूमध्य सागर के पूर्व में आकर सुएज नहर के रास्ते से होकर लाल सागर में आते हैं। लाल सागर के रास्ते से निकलकर अरब सागर में प्रवेश करते हैं और अरब सागर से बाकी के पूर्व के देशों में उनका कनेक्शन बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहर है ये। और ये याद रखिएगा कि सुएज नहर के निर्माण के लिए फ्रांसिस डे लेसेप्स नाम का व्यक्ति था। इसने इसके लिए पहली बार काम शुरू करवाया था। ये फ्रांस का व्यक्ति था, इसने योजना पे काम किया था और इसकी योजना जो है दोस्तों वो 1854 से शुरू हुई थी। 1854 से इस योजना पर काम करना शुरू किया। इस योजना के तहत 1858 में जाकर एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम था यूनिवर्सल सुएज शिप कैनल कंपनी। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सुएज कैनल कंपनी। ये कंपनी बनाई गई 1858 में और इस कंपनी के बनाने के बाद 1859 से सुएज नहर निर्माण का काम जो है वो शुरू होता है। जब हम बोल सकते हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर थे, उनके समय 1856 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था और इस समय काफी युद्ध और विवाद भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं वैश्विक इतिहास में इस नहर के लिए। ठीक है, ये सबसे व्यस्ततम नहर प्रणाली के तौर पर देखा जाता है। रोजाना यहां से लगभग 50,000 से ज्यादा जहाज आपको गुजरते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा नहर को दोस्तों थाई नहर भी कहते हैं। थाई नहर भी कहते हैं। ये थाईलैंड में है और इसका एक हिस्सा दक्षिण चीन सागर में खुलता है और इसका एक हिस्सा हिंद महासागर में खुलता है। तो हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर के बीच में इसका आवागमन होता है। क्रा नहर थाईलैंड में है, इसे थाई नहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा कथन नहीं है? तो याद रखिएगा, कील नहर जर्मनी में है, सही है ये। या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है, बिल्कुल सही कथन है, इसको याद रख लीजिएगा। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। सुएज नहर मिस्र में है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। पनामा नहर पनामा सिटी में है। कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। सू नहर दोस्तों, सू नहर स्वीडन में है, ये गलत। याद रखिएगा कि सू नगर जो है ये स्वीडन में नहीं है और यह स्टॉकहोम और ग्वेटेनमार्क के बीच में नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, चौथा वाला। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब यहाँ याद रखिएगा कि पनामा नहर के संदर्भ में जो क्वेश्चन दिया है कि पनामा नहर पनामा में है या कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो कैरेबियन सागर की जगह पर अटलांटिक महासागर अगर लिख देता है तो भी उत्तर यही होगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर में ही कैरेबियन सागर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुएज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? इसलिए पाया जाता है क्योंकि सुएज नहर के दोनों किनारों पर समुद्र तल के जल स्तर में समानता मिलती है। याद रखिएगा कि इसके जो दोनों किनारे हैं और जो समुद्र का तल है दोनों में समानता मिलती है, इसलिए यहाँ पर ऊंचा नीचा इलाका नहीं है और ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर झीलें प्रायः नहीं पाई जाती हैं। लेकिन इसका जो अंदर का इलाका है दोस्तों बहुत उबड़ खाबड़ है, वो संभल के यहाँ पर जहाँ चलाने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जहाज यहाँ पर फंस भी जाते हैं, जिसके कारण पूरा आवागमन ठप हो जाता है। ठीक है, रोजाना दोस्तों याद रखिएगा करोड़ों रुपए का व्यापार इस नहर के माध्यम से होता है। ठीक,
अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर है, याद रखना, बता दिया मैंने कब बनी थी, कैसे इसकी स्थापना व्यवस्था है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदी दी गई। दोस्तों एंजिल जलप्रपात, बायोमा जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात, ये चारों जलप्रपातों को इनकी नदियों से आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो एंजिल जलप्रपात जो है, एंजिल जलप्रपात जो है दोस्तों वो कोरोनी नदी पर है, जो कैरोनी नदी है इस पर आपको एंजिल जलप्रपात देखने को मिलता है। बोयामा जलप्रपात जेरे नदी पर देखने को मिलता है, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर देखने को मिलता है और विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर देखने को मिलता है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, उत्तर बन जाएगा आपका डी, ठीक है। अब यहां याद रख लीजिए, एंजिल जलप्रपात जो है दोस्तों ये वेनेजुएला में है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। एंजिल जलप्रपात जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। कहां है? वेनेजुएला में है, लगभग 979 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। बोयोमा जलप्रपात जो है दोस्तों ये कांगो में है, अफ्रीका का है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, जेरे नदी पर है ये। और स्टेनली जलप्रपात की हम बात करें दोस्तों तो ये भी कांगो में है, ये ध्यान रखिएगा, कांगो नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर है और विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों वो जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ध्यान रखेंगे, सीमा पर। और ये जो है ये जेम्बेजी नदी पर आता है। स्थानीय भाषा में विक्टोरिया जलप्रपात को दोस्तों मोसी ओआ तुनिया किसे कहा जाता है? ये विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में यह कहते हैं। इसका अर्थ होता है दोस्तों धुआं जो गरजे, मोसी ओआ तुना का मतलब होता है। अगर हम विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों तो ये दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे। जहां एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो सबसे चौड़ा क्षेत्रफल में फैला जलप्रपात जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर है और ये जाम्बेजी नदी पर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है और नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों यूएसए में तो है ही, मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र आता है वो यूएसए में है। ये न्यूयॉर्क व कनाडा की सीमा पर भी है। न्यूयॉर्क यूएसए का शहर हो गया और ओंटारियो कनाडा का शहर हो गया। तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर आपको बेसिकली दिखेगा, हालांकि ये यूएसए के क्षेत्र में आता है, लेकिन कनाडा का ओंटारियो और यूएसए का न्यूयॉर्क दोनों की सीमा जहां मिलती है वहीं पर आपको नियाग्रा जलप्रपात देखने को मिलेगा। नियाग्रा जलप्रपात के बारे में याद रखिएगा कि यह सेंट लॉरेंस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी है ना। कुछ लोगों के हिसाब से ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर नियाग्रा नदी है इसलिए इसका नाम नियाग्रा पड़ा है, लेकिन ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। और जब अमेरिका में ठंड का मौसम आता है तो नियाग्रा जो झरना है दोस्तों वैसा बर्फ में जम जाता है। इस दौरान कई सारे लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती है जो पिकनिक के उद्देश्य से यहाँ पर पहुंचे होते हैं, लेकिन यहाँ पर झरने का गिरता हुआ पानी ही जम जाता है ठंड के महीने में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर है। देखा जाए तो ये यूरेशिया में है, मतलब रूस और एशिया के मिश्रित क्षेत्र में है, लेकिन जनरली उत्तर जो मिलता है तो इसको रशिया में बताया जाता है। ये खारे पानी की झील है इसलिए इसको विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के तौर पर भी आप जानते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर है। अगर हम कैस्पियन सागर देखें दोस्तों तो इसके चारों तरफ अलग अलग देश मौजूद हैं। अगर इसके उत्तर पश्चिम में जाएं तो इसके उत्तर पश्चिम में मिलता है रूस। इसके उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? रूस है। अगर इसके पश्चिम में जाएं तो यहां पर आपको मिलेगा अजरबैजान। अजरबैजान कहाँ है? इसके पश्चिम में मौजूद है। अगर इसके दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर मिलता है दोस्तों ईरान। इसके दक्षिण पूर्व में जाएंगे यहां पर तो मिलता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और इधर उत्तर पूर्व में जाएंगे तो मिलेगा कजाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इन सभी देशों के आसपास ये झील आपको दिखाई पड़ेगी। कैस्पियन सागर बीच में है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने इस झील को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है।
यूरोप और एशिया के जंक्शन पर यह है। इसके पश्चिम में काकेशस पर्वत हैं और पूर्व में मध्य एशिया के विशाल मैदान आते हैं जिनको आप स्टेपी के मैदान कहते हैं दोस्तों। तो कैस्पियन सागर के बारे में देखा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ये अमेरिका में है, ये ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील जो है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये ऐसी झील है जो विश्व की आकार में तीसरी बड़ी झील है और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसको फ्रेश वाटर लेक की दृष्टि से सबसे बड़ी लेक आप कहते हैं। अमेरिका में दोस्तों याद रखिएगा जो ग्रेट लेक सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ये ग्रेट लेक सिस्टम जो है, इस ग्रेट लेक सिस्टम में ये शामिल है। ठीक है, याद रखिए ग्रेट लेक्स जो हैं वो अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगी। इसमें 5 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जिसमें दोस्तों एक नाम है सुपीरियर का, एक नाम है दोस्तों मिशिगन का, एक नाम मिलता है इसमें ह्यूरन का, एक नाम मिलता है एरी या एरी का और एक मिलता है ओंटारियो का। तो यहाँ नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ग्रेट लेक्स में कौन सी झील है, कौन सी झील नहीं है। तो ग्रेट लेक्स मतलब 5 महान झीलें जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं और ये झीलें दोस्तों अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। यहाँ सुपीरियर झील आती है, मिशिगन आती है, ह्यूरन आती है, एरी आती है और ओंटारियो आती है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, या तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ग्रेट लेक्स में कौन सी झील है, तो आपको पता होना चाहिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी झील ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है, तो ये 5 झील के नाम अलग मौजूद हैं, इनसे जो अलग मिलेगा वो नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ग्रेट लेक्स की सभी झीलें जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं, लेकिन ग्रेट लेक्स की जो 5 झीलें हैं उनमें से कौन सी झील इसकी सीमा पर नहीं है, तो मिशिगन झील जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर नहीं है। इसको छोड़कर बाकी चारों जो झील हैं वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर मौजूद है प्राकृतिक तौर पर। तो मिशिगन जो है वो अलग झील है थोड़ा सा, ठीक है, ये अमेरिका के क्षेत्र में पड़ जाती है ना। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? दोस्तों बेकाल झील रूस में है, मीठे पानी की झील है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है, अर्थात विश्व में वह झील कौन सी जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है? तो तुर्की की वॉन झील जो है दोस्तों, इसमें 330% से ज्यादा लवणता मिलती है, नमक की मात्रा मिलती है, इसलिए दुनिया की सबसे खारी झील है। इसमें इतना ज्यादा खारापन है दोस्तों कि अगर कोई इंसान इस झील में कूद जाए तो वो डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि पानी का घनत्व लवणता के कारण ज्यादा हो गया है और घनत्व अगर पानी का ज्यादा हो गया है इस वजह से इसमें अगर आप तैरेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील या सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो मृत सागर आता है दोस्तों। मृत सागर जो है ये इजराइल के पश्चिम में है, इसके पूर्व में क्या, इजराइल और जॉर्डन के पूर्व में है। तो जॉर्डन के पूर्व में, इजराइल के पश्चिम में आपको मृत सागर मिलता है। इसमें भी दोस्तों लवणता का प्रतिशत ज्यादा है दोस्तों, 40 से ज्यादा यहाँ पर लवणता देखने को मिलेगी प्रतिशत में, इसलिए यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो मेनली वो भी डूबता नहीं है क्योंकि लवणता पानी की ज्यादा है। ओके, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? मतलब इस धरती पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सी झील है जिसमें आप नाव चला सकते हैं? तो वह है टिटिकाका। टिटिकाका झील समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर की उपस्थिति पे है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है दोस्तों ये झील, और ये ऐसी झील है जिस पर आप नाव चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे पर स्थित देश हैं, ये ध्यान रखेंगे। अमेरिका के झील प्रदेश में निम्न सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बाकी की 5 झीलें जो हैं उनमें से मिशिगन अमेरिका में स्थित है, 4 जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील दोस्तों अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण भी करती है, और विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सुमेलित कीजिए, झीलों को उनके देशों से संबंध बताना है। एक तरफ झीलें दी गई, एक तरफ उनके देश दिए गए। अब देखो अरल सागर कहाँ है, अरल सागर कजाकिस्तान में स्थित है। मिशिगन कहाँ है, मिशिगन यूएसए में स्थित है। ग्रेट बियर झील जो है दोस्तों ये कनाडा की है, और आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो आयर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि ग्रेट बियर झील जो है वो कनाडा में अवस्थित है। बाकी कजाकिस्तान के अरल सागर और मिशिगन यूएसए जो है वो आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा। तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में आपको विक्टोरिया झील देखने को मिलती है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। डार्विन की जो थ्योरी है उसमें जो ड्रीम पॉन्ड है उसको लेकर इसको जाना जाता है। डार्विन का ड्रीम पॉन्ड किसे कहते हैं? तो विक्टोरिया झील को कहते हैं। दोस्तों ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की है और फ्रेश वाटर यहाँ पर है। दूसरी बात है कि ये सबसे बड़ी झील की हम बात करें, सबसे बड़ी झील मतलब दूसरी सबसे बड़ी झील है ये मीठे पानी की, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व की चौथी बड़ी झील आपको देखने को मिलती है। ये वो झील है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से गुजरती है। और चूंकि इस पे से विषुवत रेखा गुजरती है तो ये गर्म क्षेत्र में आती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मौजूद है ये झील, और इस यहाँ से नील नदी का उद्गम आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड जो है दोस्तों पश्चिमी यूरोप में एक देश है। यहाँ कई सारी झीलें हैं इसलिए इसको हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? अरल सागर दोस्तों पूर्णतः भूबद्ध सागर के तौर पर देखा जाता है, जो पूरी तरीके से जमीन से घिरा हुआ आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? याद रखिए यहाँ पर ग्रेट बियर जो है वो कनाडा में है, मिशिगन यूएसए में है। ओनेगा जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ओनेगा झील रूस में है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, तो आपका उत्तर होगा सी, ओनेगा रूस में है ना कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? बेकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए, झीलों को उनके नगर से जोड़ना है। इरी कहाँ है? डेट्रॉइट में आती है। मिशिगन कहाँ है दोस्तों? गेरी में आती है। ओंटारियो कहाँ है दोस्तों? हैमिल्टन में आती है। और सुपीरियर कहाँ है? इलुथ जो है यहाँ पर आपको सुपीरियर झील मिलती है। तो ये नगर के साथ झीलों का मैच है यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है? टिटिकाका झील एक हनीमून लेक के नाम से जाने वाली झील है। ऊंचाई पर स्थित अच्छा दृश्य मिलता है। ठीक, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखिए भूमध्य सागर को लेकर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। भूमध्य सागर एक दोस्तों अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आने वाला सागर है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य सागर किसके अंतर्गत आता है? अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। ये यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच है। यूरोप और एशिया के जो महाद्वीप देश हैं वो और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि ये पूरी तरीके से लगभग भूमि से घिरा हुआ है। केवल जिब्राल्टर वाला जो इलाका है वहां से इसमें पानी का एक सम्मेलन है, बाकी तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से स्थलों से घिरा हुआ है। इसके सीमावर्ती 21 देश हैं दोस्तों लगभग, जिसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जवोनिया, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया, टर्की हैं। तो 21 देश भूमध्य सागर के चारों तरफ फैले हुए हैं। इसमें याद रखिएगा कि मोरक्को और स्पेन जो है, मोरक्को अफ्रीका में है, स्पेन यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। इन दोनों के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि मिलेगी। तो इसमें जिब्राल्टर जल संधि मिलती है जो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है इसको। पूर्व में ये काला सागर के साथ जुड़ा हुआ है और दक्षिण में ये स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर। नील नदी का उद्गम जो है दोस्तों वो विक्टोरिया झील से होता है, लेकिन नील नदी का जो अंत होता है वो भूमध्य सागर में ही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट जो सागर है वो काला सागर है। क्योंकि विगत वर्ष में हम यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे थे,
तो यूक्रेन रशिया के वॉर में दोस्तों काला सागर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया का जो इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है दोस्तों वो इसी रास्ते से होता है, क्योंकि रशिया का जो पूर्वी हिस्सा है वो साइबेरिया में आ जाता है, तो वहां पर बर्फ जमा होता है। उत्तर में जाएंगे तो वहां जाएंगे तो वो पूरा आर्कटिक सर्कल आ जाएगा, तो वहां पर भी बर्फ जमा होता है। दक्षिण में दूसरे अन्य देश आ जाते हैं। तो अगर रशिया को अपना ट्रेड करना है अन्य देशों से तो काला सागर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, तो इसको भी हम लोगों को देखना चाहिए। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में है। इसमें दक्षिण पूर्व और उत्तर में हम देखें पोंटिक, कॉकेशस और क्रीमियम पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब इसके दक्षिण में पोंटिक, पूर्व में कॉकेशस और उत्तर में क्रीमियन पहाड़ हैं दोस्तों। काला सागर जो है दोस्तों कर्च जल संधि के द्वारा ओजोव सागर से जुड़ा हुआ है। तुर्की जलडमरू मध्य प्रणाली जो है दोस्तों उसमें दर्नल्स, बास्पोरस और मरमारा क्षेत्र है दोस्तों। इसके अलावा भूमध्य तथा काला सागर के बीच में एक संक्रमणित क्षेत्र जो है वो तुर्की जलडमरू मध्य की प्रणाली बनाती है, जिससे बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड संपन्न किया जाता है। काला सागर के आसपास दोस्तों रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। ये बहुत आईएमपी है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। काला सागर के चारों तरफ रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया मौजूद हैं। और काला सागर जो है दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में विश्व के प्रमुख झील, जलप्रपात और नहरों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के नए प्रश्नों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।